आप में से कोई है जो नहीं जाना कहीं दूर पे है? हाँ, और वो मतलब यहाँ पे दो तीन स्टूडेंट्स। आप लोग क्यों नहीं जा रहे? फिर ऐसे घर वाले बोल नहीं रहे फेस्टिवल है आना है? नहीं? सुप्रीत आप क्यों नहीं जा रहे घर? ना मेरे ब्रदर आर्मी थे, सो मैं पहले आने पे और ड्यूटी चला गया तो मैं हाँ, तो क्या क्या था हमने लास्ट टॉपिक कल? ऑलिफिन सिस्टम क्या था ना? ऑलिफिन सिस्टम क्या था? उसमें हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग द बैक बाय बॉन्डिंग है ना ऑफ ऑलिफिन कॉम्प्लेक्सेस रिवाइज किया सबने? क्या पढ़ा था कल? किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है बैक बाय बॉन्डिंग ऑलिफिन का? सबसे पहले कोई भी चीज नहीं चेक, मतलब ये प्रायोरिटी वाइज चलना है आपके, ठीक है? कि सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज है तो बैक बाय बॉन्डिंग बढ़ जाएगी, है ना? दैट विल इंक्रीज। और दूसरा फैक्टर स्पेक्टेटर लिगेंड्स। और स्पेक्टेटर लिगेंड्स हमने 4 तरह के पढ़े थे। कौन से? ओनली सिग्मा डोनर्स, सिग्मा एंड पाई डोनर्स, और स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर बट वीक पाई एक्सेप्टर, और स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर एंड वीक सिग्मा डोनर्स। और सबसे ज्यादा अच्छी बैक पाई बॉन्डिंग कौन करेंगे? जो सिग्मा भी है और पाई डोनर भी है। उसकी एग्जांपल क्या थी? हाँ, एन अमाइड सिस्टम, नाइट्राइड सिस्टम, है ना? और उसके बाद सिर्फ सिग्मा, जो सिर्फ सिग्मा से दे रहे हैं। पहले सिग्मा और पाई डोनर, फिर सिग्मा डोनर। सिग्मा डोनर की एग्जांपल अमोनिया जैसा सिस्टम, है ना, जिसके पास एक लोन पेयर हो। और उसके बाद स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर बट वीक पाई एक्सेप्टर्स, एग्जांपल ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। एंड लास्ट जिसमें सिग्मा डोनर वो है वीक और स्ट्रॉन्ग बायोसेप्टर है, जैसे कि कार्बोनिल, ठीक है? तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कार्बोनिल और ट्राइफिनाइल फॉस्फीन को कंपेयर करने के लिए पूछा जाता है कि इन दोनों लिगेंड में से कौन सा स्ट्रॉन्ग पाइसेप्टर है, कौन सा वीक पाइसेप्टर है, ठीक है? तो कार्बोनिल्स आर strong pi receptor as compared to triphenyl phosphine. Triphenyl phosphine is strong sigma donor as compared to the carbonyl group, ठीक है ना? और कोई फैक्ट किया था? Yes or no? No? है ना? एक और फैक्टर है जो कि कार्बोनिल के केस में नहीं लगता, है ना? इसमें हमारे पास एल्कीन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, तो इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस ऑन ऑलिफिन। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे तो बैक बाय बॉन्डिंग इंक्रीज करेंगे, है ना? कल जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था वो सबको समझ आ गया था क्लास में? एवरीवन? ठीक है, तो वो थोड़ा सा मतलब ट्रिकी नहीं था, वो एक एक कंसेप्ट लग रहा था, उसमें सारे फैक्टर्स इकट्ठे लग रहे थे, है ना? इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज वो इजी है, वो ऐसे क्वेश्चन भी हो जाएंगे सब, ठीक है? तो अभी आगे लिखो। Arrange the following compounds. Arrange the following compounds in the increasing order of carbon-carbon bond length. In the increasing order of carbon-carbon bond length. आपके पास ऐसे ये 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है? इनको अरेंज करो कार्बन-कार्बन बॉन्ड लेंथ के हिसाब से अरेंज करना है।
ठीक है, तो इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। अब सेकंड क्वेश्चन में लिख रही हूँ, इसमें आपने नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स का ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिसको मैं बोलूँगी कि ये मतलब इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में नहीं आएगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि इस बार ना आए, अगले साल आ जाए। इसमें हर चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हम कवर करें सबसे क्वेश्चंस आते हैं, तो कोई भी टॉपिक आपने स्किप नहीं करके जाना, ठीक है। और मैं बार बार ऐसा नहीं बोलूंगी कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है या ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके सारे टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। फर्स्ट क्वेश्चन किया किसी ने सॉल्व? फर्स्ट हो गया या अभी कर रहे हो? ए सी बी डी। ए में सबसे ज्यादा, बी की मतलब बी में सबसे ज्यादा नहीं ना ए में है ना बी है। बी मैम डी सी ए बी। हाँ टी सी ए बी, ठीक है। ये ऑर्डर आएगा बस कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ का डी सी ए बी, ठीक है। बी की बॉन्ड लेंथ सबसे कम हो जाएगी। देखो ध्यान से करो, सबसे पहला फैक्टर ये हम क्या कर रहे हैं, बैकवर्ड बॉन्डिंग
ऑलिफिन्स डिस्कस करें, है ना। तो हमें फैक्टर्स पे जाना है। सबसे पहला फैक्टर क्या बताया था मैंने, क्या चेक करोगे, चार्ज। तो इसमें आपको सबके ऊपर +1 चार्ज दिख रहा है बाहर की तरफ, है ना। अगर या फिर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो उससे भी सेम आंसर आएगा, या आप सीधा चार्ज से निकाल लो, ठीक है। जो ये सारे ए सी और डी सब में चार्ज +1, पर जो आपके पास बी ऑप्शन है इसमें आयरन के ऊपर चार्ज कितना गिवन है, 2 पॉजिटिव, ठीक है। देखो एक चीज में डिफरेंस होता है चार्ज और ऑक्सीडेशन स्टेट। जो बाहर कॉम्प्लेक्स के ऊपर गिवन होता है ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के ऊपर, दैट इज चार्ज, ठीक है। ये चार्ज रिजाइड मेटल के ऊपर ही करता है, ठीक है। पर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट आप फाइंड करते हो खुद से, x मान के, फिर सारे लिगेंड्स की सब्ट्रैक्ट करके इज इक्वल टू सारे लिगेंड्स की ऐड करके, दैट इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज। बट जो आपका आंसर है वो चार्ज से और जो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट है सबसे सेम ही आएगा, ठीक है, ऑर्डर सेम रहेगा उसका। तो अगर इसके ऊपर चार्ज +2 है तो इसमें बैक पाई बॉन्डिंग सबसे कम हो जाएगी। सबसे कम बैक पाई बॉन्डिंग का मतलब क्या हो गया, आयरन का कार्बन के साथ बॉन्ड वीक हो जाएगा और कार्बन का स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और स्ट्रॉन्ग की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, इसलिए बी की सबसे कम बॉन्ड लेंथ आएगी, है ना। उसके बाद हमारे पास वी हैव ए सी एंड डी ऑप्शंस। इनमें चार्ज फैक्टर सब में सेम है, डिफरेंस क्या है यहाँ पे, स्पेक्टेटर लिगेंड्स का, है ना। स्पेक्टेटर लिगेंड इसमें दोनों कार्बोनिल्स हैं, इसमें एक कार्बोनिल और एक फॉस्फीन, और उसमें दोनों फॉस्फीन्स हैं, ठीक है। कार्बोनिल लिगेंड एज कंपेयर टू फॉस्फीन कैसा होता है, वीक डोनर, है ना। तो अगर ये सबसे कम डोनेट कौन सा करेगा, ए वाला ऑप्शन, है ना। कार्बोनिल में दोनों कार्बोनिल्स हैं तो ये मेटल को सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, जिसकी वजह से इसमें बैक पाई बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, ज्यादा या कम, बैक पाई बॉन्डिंग विद एल्कीन। अगर कार्बोनिल मेटल को कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है तो आयरन आगे कार्बन को नहीं दे सकता, है ना। तो इसमें बैक पाई बॉन्डिंग कार्बन के साथ कम हो जाएगी। बैक पाई बॉन्डिंग कम तो मेटल और एल्कीन का बॉन्ड वीक, है ना। कार्बन का स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग मतलब बॉन्ड लेंथ कम, तो इसकी सबसे कम होगी पर बी से ज्यादा हो, क्योंकि वो तो चार्ज वाला फैक्टर था, ठीक है। बस इस ऑर्डर में जहां पे आपके पास फॉस्फीन्स आ गए, डी ऑप्शन में दोनों फॉस्फीन्स हैं, तो वहां पर डोनेट सबसे ज्यादा करेंगे, डोनर अच्छे हैं, ठीक है। बैक पाई बॉन्डिंग ज्यादा हो जाएगी, बैक पाई बॉन्डिंग ज्यादा हो जाएगी, तो उस वजह से हमारे पास आयरन और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, कार्बन का वीक, ठीक है। क्लियर हो गया। नेहा क्लियर हुआ आपको, सर ने क्लियर है। मैम आज ही ज्वाइन किया है अराउंड 10 डेज बाद, अभी कुछ नहीं पता। आपने आज कहाँ से ज्वाइन किया, इतने दिन क्लास क्यों नहीं लगाई। मैम मेरे एग्जाम चल रहे थे बीएड के, डेली एक छुट्टी पेपर था। अच्छा ठीक है, नेहा आपको समझ आया। यस मैम। ओके देखो, जो स्टूडेंट्स के साथ ऐसे हुआ है कि आप किसी भी रीजन की वजह से बीच में काफी क्लासेस नहीं लगा पाए, ठीक है, और फिर उससे क्या होगा, आप अभी मेरे यहाँ पे क्लास लगाओगे तो वो टाइम वेस्ट होगा, आपको कुछ नहीं समझ आएगा। इससे बेटर ऐसे करो कि आप रादर देन ये क्लासेस लगाने से अच्छा एक दिन की छुट्टी लेके, ठीक है, आप सारे लेक्चर देख लो, ठीक है, घर पे बैठ के अच्छे से, क्योंकि आप पे अपलोडेड है, एटलीस्ट नेक्स्ट डे जब आप क्लास में आते हो तो वो चीजें आपको पता लगे। अदरवाइज उससे क्या होगा, आप बैठे रहोगे, समझ नहीं आ रहा होगा, तो उससे माइंड बहुत ज्यादा वो होता है, ठीक है, डिस्टर्ब होता है, नहीं समझ आता तो प्रॉब्लम्स आती हैं ऐसे, ठीक है। तो एक दिन अगर आपको लगता है, बट ये ना हो कि छुट्टी लेके वहां आराम कर रहे हो, ठीक है, तो एक दिन में सारे स्पीड अप करके लेक्चर्स कवर कर लो, ठीक है।
अदरवाइज ओएमसी को भी काफी दिन चलेगा, फिर वो ऐसे होगा कि आज नहीं समझ आया, कल फिर और नहीं आएगा, फिर परसों नहीं आएगा समझ, तो यही चलता रहेगा। ठीक है, सेकेंड किया। क्या आएगा ऑर्डर? नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ किस में होगी सबसे ज्यादा? मैम BADC। आपका क्या ऑर्डर आया दीक्षा? आपका ऑर्डर क्या है? नहीं हो सर, सुप्रीत आपका? चलो यहाँ पे देखो एक बार, हमारे पास हमें क्या देखना है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ। तो पहले तो ये चेक करो कि हमने कार्बोनिल सिस्टम पढ़ा है ना, और हमने क्या पढ़ा है, एल्कीन सिस्टम। ठीक है, उनमें से ये कुछ भी नहीं है, पर हमें पता है कार्बोनिल सिस्टम जैसा ही है। जैसे कार्बोनिल में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट था, वैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ है। अगर रोहोडियम और नाइट्रोजन के बीच में बैक बाय बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, तो रोहोडियम और नाइट्रोजन का बॉन्ड स्ट्रांग होगा, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन का वीक हो जाएगा। तो अगेन वी हैव टू जस्ट चेक बैक बाय बॉन्डिंग ऑफ रोहोडियम एंड नाइट्रोजन। अब इसमें आपको क्या लग रहा है, चार्ज हर केस में सेम है, तो डिफरेंस यहाँ पे क्या है, देखो क्लोरीन हर केस में कॉमन है, नाइट्रोजन हर केस में कॉमन है। डिफरेंस हमारे पास कहाँ आ रहा है, एक PPH3 भी शायद सब में कांस्टेंट है, नहीं सी में नहीं है, बट यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास स्पेक्टेटर लिगेंड ट्राइफेनाइल फॉस्फीन है यहाँ, है ना। इस केस में आपके पास ये तो है ही है, पर इसकी एक ट्राइफेनाइल फॉस्फीन की जगह क्या है, ट्राई मिथाइल फॉस्फीन। थर्ड में आपके पास ट्राई फ्लोरोफॉस्फीन। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास क्या है, एल्कोक्साइड, है ना। कल मैंने आपको क्लास में बताया था इसका ऑर्डर क्या होता है, डोनर एबिलिटी का और रिसेप्टर एबिलिटी का। उसके अकॉर्डिंग बताओ सबसे अच्छा डोनर कौन सा होगा इन चारों में से? बी सबसे अच्छा डोनर बी पी, बी में हाँ, ट्राइमिथाइल फॉस्फीन, देन फॉस्फीन अल्काइल अराइल्स, देन एल्कोक्साइड एंड देन हैलाइड्स, है ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा डोनर एबिलिटी का ऑर्डर। जो अच्छे डोनर होंगे उसमें बैक पाई बॉन्डिंग ज्यादा होगी, बैक पाई बॉन्डिंग ज्यादा होगी, तो रोहोडियम और नाइट्रोजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, ज्यादा, और उससे नाइट्रोजन नाइट्रोजन का जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, वीक। और जिसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बॉन्ड वीक है उसकी बॉन्ड लेंथ भी क्या है, ज्यादा, और उनकी बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा हो जाएगी। तो आपने चेक करना है कि अब हमारे पास आ गया ना ऑर्डर, ट्राइमिथाइल फॉस्फीन में सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ आएगी जिसमें PME3 था, है ना। उसके बाद अराइल्स में फिर BAD, है ना, फिर एल्कोक्साइड्स में, और लास्ट में C। सबको क्लियर है अच्छे से एवरीवन? ये रब कर दूं स्ट्रक्चर्स को?
नेक्स्ट लिखो टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ मेटलासाइक्लोप्रोपेन। पहले मेटल लिखो, फॉर्मेशन ऑफ मेटलासाइक्लोप्रोपेन due to backpipe bonding in olefins. Due to backpipe bonding in olefins. देखो हमारे पास क्या था, मेटल के साथ कार्बन अटैच थे एल्कीन्स के। पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन थी कि ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज को डोनेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में हमने क्या बताया था कि ये जो मेटल है वो अपने फील्ड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ डोनेट करता है, एल्कीन की पाई स्टार में। अगर किसी के पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो उसका बॉन्डिंग ब्रेक कर जाएगा। पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन्स एंटर करेंगे तो उसका पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। बट हमारे पास हर केस में पाई बॉन्ड ब्रेक नहीं करता। जहां पर बैक पाई बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, उसी केस में हमारे पास क्या होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास, अगर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल है, ये पाई बॉन्ड बना हुआ है, तो इसका सिर्फ इस पाई बॉन्ड की अगर मैं बात करूं, इसका बॉन्ड ऑर्डर आपके पास क्या आएगा, 1। ओवरऑल बॉन्ड ऑर्डर 2 है ना। एक सिग्मा बॉन्ड ऑर्डर 2 मींस देयर आर 2 बॉन्ड्स इन बिटवीन कार्बन, ठीक है। 1 इज सिग्मा, अदर इज पाई। तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया, इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 1 हो गया। तो अगर मैं पाई बॉन्ड की बात करती हूँ, उसका बॉन्ड ऑर्डर आपके पास क्या हो जाएगा, हाफ इनटू हाफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। इसका मतलब इसके पाई में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये वाले है ना, यही थे। और पाई स्टार इसका कैसा था, वेकेंट, एम्प्टी था। उसकी वजह से इसमें हमने बोला था एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। अब मान लो हमने पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐड करनी स्टार्ट की। पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ से आएगी, मेटल के पास जो ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो इसके पाई स्टार में देगा, ठीक है। तो जैसे मान लो अभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी आई आपके पास, सिर्फ 0.5, ठीक है। तो उससे बॉन्ड ऑर्डर में चेंज आएगा, बॉन्ड ऑर्डर में चेंज आ जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर आपके पास, 0.75। ऐसे ही अगर हम मान लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इंक्रीज कर दे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0.5, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा इंक्रीज कर देंगे, मान लो 2 - 1.5, ये कितना हो जाएगा, 0.5/2, 0.25। और जब आप इसमें कंप्लीट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐड कर दोगे तब क्या हो जाएगा हमारे पास, बॉन्ड ऑर्डर 0। इसका मतलब पाई स्टार में हम ये क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, उससे हमारे पास अल्टीमेटली क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना। अब पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कैसे होगी, अगर हमारे पास मेटल बैक पाई बॉन्डिंग एक्सेस कर रहा है, बहुत ज्यादा कर रहा है, तब उसका रिजल्ट क्या होगा, उसके पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा आएगी। तो उसकी वजह से जितनी ज्यादा बैक पाई बॉन्डिंग, उतना ज्यादा पाई स्टार इलेक्ट्रॉन से भरता जाएगा और फिर उससे अल्टीमेटली क्या करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। जब पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, मान लो ये तो आपका सिंपल बैक पाई बॉन्डिंग का केस है, जहां एक्सेस बैक पाई बॉन्डिंग हो रही है वहां पे ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। उससे क्या होगा, ये आपके पास सिग्मा बॉन्ड था, ये एज इट इज रहेगा। पाई बॉन्ड ब्रेक करने का मतलब एक कार्बन जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो ऐसे बॉन्डिंग में प्रेजेंट थे, अब वो क्या चले जाएंगे, यहाँ पे एक इस कार्बन के पास चला जाएगा और एक इस कार्बन के पास। यहाँ पे CH2 है ना, इथाइलिन सिस्टम ले रहे हैं हम। ये था ना आपके पास, यहाँ डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड ब्रेक करके एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा। इससे हमारे पास क्या होगा, अब ये रैडिकल जैसा सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। और रैडिकल जैसा सिस्टम क्या करता है, ये मेटल के पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा मेटल के साथ, और ये इस साइड से यहाँ पे मेटल के साथ बॉन्ड बना लेगा। मतलब पहले क्या था, एक बॉन्ड बन रहा था ना पाई से मेटल के साथ, एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा था यहाँ। बट अब हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे ये वाला कार्बन अलग बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ और ये कार्बन अलग बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ, तो ये 2 सिग्मा बॉन्ड्स बन गए। यहाँ हमारे पास मेटल ऐसे अटैच था, ठीक है। यहाँ हमारे पास क्या हो गया, दिस इज योर मेटल, साथ में कार्बन इस तरह से अटैच हो गए, ठीक है। तो ये कितने मेंबर रिंग बन गई हमारे पास, दिस इज
मेटल 1 and 2, 2 कार्बन एंड 1 मेटल, दिस इज 3 मेंबर्ड रिंग, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, 3 मेंबर्ड रिंग को साइक्लोप्रोपेन रिंग। बट यहाँ पे एक मेटल प्रेजेंट है एक कार्बन की जगह, तो इसका नाम क्या दे दिया हमने, मेटला साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, कब बनता है मेटला साइक्लोप्रोपेन, जब ओलेफिन सिस्टम में एक्सेस बैक पाई बॉन्डिंग होती है। उस केस में जब थोड़ी बैक पाई बॉन्डिंग होगी या बैक पाई बॉन्डिंग कम होगी, तब ये पाई बॉन्ड रहेगा यहाँ पे, सिर्फ इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ट्रांसफर होगी। ठीक है, बट ये पाई बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा। जहां पे बैक पाई बॉन्डिंग ज्यादा, वहां पे पाई बॉन्ड ब्रेक करके रिंग बना देगा। ठीक है, अब बैक पाई बॉन्डिंग कहाँ ज्यादा होती है, जब आप देखोगे कि मेटल पे चार्ज भी नेगेटिव हो या मेटल के ऊपर चार्ज कम हो, प्लस में नहीं होना चाहिए, है ना। और जब स्पेक्टेटर लिगेंड्स अच्छे डोनर हो, और जब एल्कीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्सटेंस अटैच हो। तो जब ये सारे फैक्टर्स चल रहे हैं साथ में, तब हमारे पास बैक पाई बॉन्डिंग एक्सेस में होगी, और जो रिंग है, जो हमारा डबल बॉन्ड है, वो ब्रेक करके मेटला साइक्लोप्रोपेन रिंग बना देगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? ऑनलाइन भी सबको क्लियर है? आकांक्षा आपको क्लियर है? यस मैम। तो अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास कि मेटला साइक्लोप्रोपेन रिंग बनती कैसे है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करने हैं कि अगर मेटला साइक्लोप्रोपेन बना तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हुए, या उसके रिजल्ट्स क्या क्या है हमारे पास। तो पहला रिजल्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड था। ठीक है, इस कार्बन की अगर मैं आपसे पूछूं हाइब्रिडाइजेशन, आप बता सकते हो मुझे क्या होगी, sp2, है ना। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp2, और जब आपके पास मेटला साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी, sp3। So that means when there is conversion of olefin into metala cyclopropane, there is also a hybridizational change। सब लिखवा दूंगी मैं, ठीक है। sp2 से sp3। दूसरा चेंज हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास, हमें पता है कि sp2 का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 1 pf3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, याद है मॉलिक्यूल, उसमें sp2 होती है ना। क्या होता है बॉन्ड एंगल उसमें, ऐसा सा स्ट्रक्चर देखें, इसकी sp2 हो गई ना हाइब्रिडाइजेशन, 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, जहां पे भी 3 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे 1 2 3, उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2, कितना होता है उसमें बॉन्ड एंगल, 120 डिग्री। ठीक है, तो sp2 में हमारे पास बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। टेट्राहेड्रल sp3 का कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज, बॉन्ड एंगल भी चेंज हो जाएगा। दूसरा हमारे पास कार्बन, चलो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ तो इंक्रीज होएगी, आपको पता है ये डबल है, और अब ये क्या हो गया हमारे पास, सिंगल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ भी चेंज। एक और चेंज जो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है, वो आता है मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट पे। ठीक है, मान लो इस मेटल के साथ कुछ भी अटैच नहीं है, सिर्फ मेटल है और उसके साथ एल्कीन अटैच्ड है। एल्कीन्स पाई डोनर्स हैं, तो इनके ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना होता है, 0, है ना। दीज आर न्यूट्रल, 0 होगा क्योंकि ये पाई डोनर है, तो उसकी वजह से मेटल पे चार्ज कितना आएगा, अगर लिगेंड पे 0 है, x प्लस 0, ओवरऑल चार्ज कुछ भी नहीं दिया हुआ तो 0, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ मेटल की कितनी थी, 0। अब यहाँ पे ये कैसा सिस्टम बन गया, रेडिकल जैसा, और रेडिकल जैसे सिस्टम पे फॉर्मल चार्ज कितना होता है, -1। ठीक है, जिसने स्टार्टिंग वाली क्लासेस नहीं लगाई उन्हें नहीं पता होगा, तो आपने पढ़ना है घर जाके। यहाँ पे चार्ज कितना होता है, -1, यहाँ पे चार्ज कितना होगा, -1। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x प्लस 2 इंटू -1 0, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +2। तो मतलब तीसरा कॉन्सिक्वेंस हमारे पास क्या हो जाएगा कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज हो जाती है, पहले 0 अब कितनी हो जाएगी, +2। क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो हम क्या क्या पढ़ा हमने कि मेटला साइक्लोप्रोपेन कब बनता है, जब मेटल से ओलेफिन की तरफ बैक पाई बॉन्डिंग इंक्रीज हो जाए। कब कब इंक्रीज होगी, जब हमारे पास 3 फैक्टर्स सभी उसको इनहांस करेंगे बैक पाई बॉन्डिंग को। चार्ज नेगेटिव या कम होना चाहिए, दूसरा स्पेक्टेटर लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होने चाहिए, सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होने चाहिए। अगर ये सारे फैक्टर्स हैं तो बैक पाई बॉन्डिंग ज्यादा होगी और ओलेफिन कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन रिंग में।
जैसे ही ऑलिफिन साइक्लोप्रोपेन रिंग में कन्वर्ट होगा तो उससे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। सबसे पहला कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन चेंज sp2 से sp3, उसका एंगल चेंज 120 डिग्री से 109 डिग्री, और कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ डबल में कम, सिंगल में मेटल साइक्लोप्रोपेन में ज्यादा। यहाँ मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, वहां मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा +2। क्लियर है सबको? ये एक बार ड्रॉ करो, ठीक है? तीनों चीजें यहाँ पे ड्रॉ कर लो। डबल बॉन्ड के साथ क्या होगा, फिर उसमें अगर आप पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर रहे हो तब, और तीसरी डायग्राम की। एग्जाम की डेट आ गई है जो सितंबर में हो रहा है ना, अभी नहीं है डेट, टेंटेटिव डेट बोल रही थी उन्होंने कुछ। अच्छा, आप लोगों ने फिल किया एग्जाम वैसे सितंबर का? सबने फिल किया हुआ है? नहीं, किसने नहीं फिल किया? आपने, सुप्रीत, और आपने फिल किया? आपने किए? आपने नहीं? तो आप कौन सा टारगेट लेके चल रहे हो सितंबर का? हाँ सितंबर का कुछ तो टारगेट होना चाहिए, है ना? कि जितने चैप्टर्स यहाँ होंगे उतने वो अच्छे से हमने वहां अटेंड करने हैं, ठीक है? तो आपने वहां बैठ के एनालाइज करना है कि हमें कितना आता है और कितना नहीं आता, या कितना और हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है? पिछली बार तो इनऑर्गेनिक बहुत इजी आई थी, जो अब एग्जाम हुआ था फरवरी में हुआ था ना, तो उसमें तो इनऑर्गेनिक बहुत इजी आई थी, ठीक है? डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। या आप ऐसे करो, हाँ ये करो कि अब आपको टाइम मिलेगा ना, ठीक है, घर पे, है ना? तो आप क्या करना, जो अभी इस साल फरवरी में एग्जाम हुआ था उसके ओएमसी के क्वेश्चंस ट्राई करना, ठीक है? तो वो मैंने असाइनमेंट में नहीं दिए हैं आपको, वो मैंने सोचा था मैं आपको टेस्ट में दिया करूंगी, ठीक है? तो ऐसा है कि असाइनमेंट में आपके 2019 तक सारे क्वेश्चंस हैं, बाकी के मैंने सोचा था धीरे धीरे आपके टेस्ट भी लेने हैं तो उसमें डाल दूंगी। बट आप फिर भी एक बार ट्राई करो, है ना? घर जा रहे हो तो कुछ आपको थोड़ा सा ऐसे पॉजिटिव फील होगा अगर वो अटेम्प्ट होंगे तो। लेटेस्ट एग्जाम जो था उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके देखना, ठीक है? ऑर्गेनोबोटानिक्स के ऑनलाइन क्लासेस तो लगे किसकी? नहीं, मेरी नहीं लगेगी, दीपा मैम की शायद लगेगी, ठीक है? पर मेरे लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे, तो रिकॉर्डेड है और वो आपने देखने ही देखने हैं, ठीक है? 2 to 3 लेक्चर्स में अपलोड करूंगी, ठीक है? तो वो आपने देखने हैं। अगली बार जब आप मंडे, कब होती है हमारी क्लास? ट्यूसडे को ना, तो ट्यूसडे जब हम मिलेंगे तो फिर उस टाइम पे मैं आपको वो सारा जो 2-3 लेक्चर्स में आपने देखा होगा वो हम सारा डिस्कस करेंगे, बट फिर वो स्पीड हमारी तेज होगी। आपने नोट्स बना के रखने हैं उसके, ठीक है ना? ताकि ये नहीं होना चाहिए कि मैं आपको फिर से वो सारी चीजें करवा रहे हैं यहाँ पे दोबारा से। नोट्स बने होने चाहिए, आपने हर एक चीज वीडियो में नोट कर लेंगे, ठीक है? फिर क्लास में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो सारा, ठीक है? तो वो 2 वे कॉन्वर्सेशन होना चाहिए। यहाँ पे मैं नहीं बोलूंगी सारे, मैं पूछूंगी, आपने आंसर देने हैं उसके। जो चीज जहाँ पे नहीं समझ आई वो आपने मेरे से पूछना है, ठीक है ना? चलो लिखो, ड्रॉ कर दिया ना सबने? राइट डाउन, as the electron density increases in as the electron density increases in antibonding pi star of olefins due to the strong back pi bonding
due to the strong back pi bonding, comma, the pi bond will ultimately break, the pi bond will ultimately break and results in the formation of metallocyclopropane ring. Metallocyclopropane ring. In other words, we can say that metallacyclopropane form, in other words, we can say that metallacyclopropane form dominates when number 1, metal is present in low oxidation state. Metal is present in low oxidation state. Second, better donor ligands, ब्रैकेट में लिखो spectator ligand. Better donor ligands, ब्रैकेट में spectator ligands are present. Third, electron withdrawing group is present on the olefin. Electron withdrawing group is present on the olefin. ठीक है, नेक्स्ट लिखो changes that, साथ में कंटिन्यूड है, मतलब changes that occur हाँ मतलब इसके नीचे ही लिखना है कंटिन्यू. Changes that occur when metal olefin complex converts into metallacyclopropane. Number 1, hybridizational change from sp2 to sp3, from sp2 to sp3. Bond angle change from 120 degree to 109 degree 28 minutes. Carbon bond length increases. And last, oxidation state of metal increases by a factor of 2 units. मुझे एक बात बताओ, आजकल सब मेहंदी क्यों लगा रहे हैं? राखी पे लगाते हैं. एक्चुअली मैं इंस्टाग्राम पे देखी थी, मतलब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने मेहंदी लगवाई थी, तो मैं ऐसे सोच रही थी कि इन दिनों में क्यों लगा रहे हैं. सावन के महीने में लगा, अच्छा होता है लगाने में. कर लिया सबने? एक क्वेश्चन लिखो. मैम हाँ जी, मैम जैसे हमने बोला कि बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगा 120 टू 109, बट हाँ. जैसे साइक्लोप्रोपेन रिंग बन रही है तो 60 डिग्री की नहीं होना चाहिए. ये वाला बॉन्ड एंगल जो हमारे पास, एक सेकेंड, जो हमारे पास ये वाला बॉन्ड एंगल है ना, वो लिख लो, मेंशन कर लो, हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड एंगल. ये वाले बॉन्ड एंगल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है. तो ये वाला आपके पास क्या है, हम बाहर वाले एंगल की बात करें, इस एंगल की बात नहीं करें, ठीक है. HCH बॉन्ड एंगल क्लियर हो गया? यस मैम. ठीक है. ये जो आपके पास है ना मेटल कार्बन, ये तो नियर अबाउट 60 डिग्री ही रहेगा. ये वाला बॉन्ड एंगल जो है हमारा
टेट्राहेड्रल सिस्टम के करीब। एग्जैक्टली तो ये भी आपका 190 डिग्री 28 मिनट्स नहीं होगा, बट इट विल बी समवॉट नियर टू इट। ठीक है ना? Write down which of the following olefin favors the formation of metacyclopropane. Which of the following olefin favors the formation of metacyclopropane? कौन सा फेवर करेगा, फर्स्ट और सेकंड? मतलब क्या है, यहाँ पे प्लैटिनम एल्कीन के साथ अटैच होगा और यहाँ पे टेट्रासियानो इथाइलिन के साथ। कौन सा फेवर करेगा? साइनाइड वाला, है ना? जहाँ बैक पाई बॉन्डिंग ज्यादा वहां मेटासाइक्लोप्रोपेन बनेगी। तो यहाँ पे हमारे पास फर्क क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स प्रेजेंट है किसके ऊपर, ओलेफिन के ऊपर। ओलेफिन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होने चाहिए, मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होने चाहिए, तभी बैक पाई बॉन्डिंग ज्यादा होगी। तो इस केस में आपका सिस्टम इस तरह से बन जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे हमारे पास साइनाइड अटैच होंगे, वहां पे सिस्टम कैसा होगा, इट विल रिमेन लाइक दिस, है ना? क्लियर है ना सबको? जहां बैक पाई बॉन्डिंग होगी वहीं पे मेटासाइक्लोप्रोपेन रिंग बनेगी, ठीक है? नेक्स्ट लिखो साइक्लोब्यूटाडाइईन सिस्टम। लिगेंड पढ़ा था ना हमने, साइक्लोब्यूटाडाइईन ऐसा होता है ना? इसकी हैप्टिसिटी बताओ कितनी होती है, इसकी कितनी हो जाएगी हैप्टिसिटी, 2 और 4 है ना? इसकी हैप्टिसिटी कितनी हो जाएगी 4, और इसके ऊपर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन 4 इलेक्ट्रॉन्स, फॉर्मल चार्ज 0, है ना? देखो साइक्लोब्यूटाडाइईन, write down it behaves as a diradical. It behaves as a diradical due to the presence of two unpaired electrons. Due to the presence of two unpaired electrons, it behaves as a diradical due to the presence of two unpaired electrons and is unstable. Due to this its isolation is not possible. It polymerizes with other diradicals. To form polymer and gain stability. ठीक है? देखो इसमें क्या होता है, आप ना अभी एरोमेटिसिटी नहीं किया स्टार्ट, स्टीरियो चल रही है ना ऑर्गेनिक में, आप एरोमेटिसिटी में पढ़ोगे कि जब हम, जैसे ये हमारे पास ना कौन से कंपाउंड्स हैं, साइक्लिक है, प्लेनर है और कॉन्जुगेटेड है। ऐसे कंपाउंड्स जो साइक्लिक, प्लेनर और कॉन्जुगेटेड होते हैं वो आगे 2 टाइप्स के हो सकते हैं, एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक, है ना? तो ये हमारे पास कैसा सिस्टम है, एंटी एरोमेटिक सिस्टम है, ठीक है? फिर आप इनके एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स पढ़ोगे एरोमेटिसिटी में। तो इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ना हम कुछ इस तरह से बनाते हैं। हम क्या करते हैं, पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, जो भी हमारा सिस्टम है जिसको हमें क्लासिफाई करना है कि वो एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, तो उसको हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि उसके, अगर जैसे यहाँ 4 कार्बन है ना, तो उसका कोई भी एक कार्बन, ओनली सिंगल कार्बन
सर्कल के बॉटम पे आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं बीच में साइक्लोब्यूटेन, तो क्या इसमें हमारे पास 2 कार्बन आ गए ना बॉटम पे, ऐसे नहीं ड्रॉ करना, हमें उसको कैसे ड्रॉ करना है, इस तरीके से ड्रॉ करना है कि उसका एक कार्बन नीचे की तरफ आए, तो हम इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इसके हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा, 2 इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाएंगे और एक इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा। मान लो आपके पास बेंजीन है, तो आप बेंजीन को कैसे ड्रॉ करोगे, उसके लिए आपको क्या करना है, एक कार्बन बस आपका नीचे होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे ताकि सिर्फ बॉटम पे एक ही कार्बन है, तो ये जहां पे कार्बन है भाई उसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो ये एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और फिर एक ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इससे क्या होगा, आपके हाफ हो जाएगी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मैं सिर्फ टू द पॉइंट बता रही हूँ, डिटेल में आपको दीपक हम एरोमेटिसिटी में करवाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, हाफ विल बी दी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड दिस विल बी दी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब इस केस में नॉन बॉन्डिंग कुछ भी नहीं होगा, आपने क्या करना है, सेंटर से लाइन ड्रॉ करनी है, सेंटर से नीचे सारे बॉन्डिंग जाते हैं, सेंटर से ऊपर सारे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जाते हैं, ठीक है। अब बेंजीन में देखो हमारे पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारी क्या है हमारे पास, दीज आर योर 6 पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 होते हैं ना। कितने बॉन्ड्स होते हैं बेंजीन में, यू हैव 3 बॉन्ड्स इन बेंजीन, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अभी आप कैसे फिल करते हो, हम रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स फिल करते हैं, है ना, तो ये फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, सिंगली फिल करते हैं, फिर पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। अब 6 के 6 फिल हो गए, बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन्स, एंटी बॉन्डिंग कैसा है इसका, वेकेंट है ना, एम्प्टी है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 6 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 3, इसमें पाई बॉन्ड 3 होते हैं ना, तो ऐसे हम इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अगर हम ऐसे ही साइक्लोब्यूटाडाइन सिस्टम को लें, तो उसको मैं ऐसे ड्रॉ करूंगी ताकि उसका एक कार्बन बॉटम पे है, सेंटर से जब मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करती हूँ, यही सेंटर हुआ इसका, यस और नो, तो उस टाइम पे हमारे पास देखो सेंटर से नीचे कौन सी ऑर्बिटल्स हैं, दीज आर योर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सेंटर से ऊपर हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो सेंटर पे आएंगे वो हो जाएंगे हमारे नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। तो बेंजीन में कोई भी नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं था, पर साइक्लोब्यूटाडाइन में हमारे पास नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की अगर हम बात करें, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है साइक्लोब्यूटाडाइन सिस्टम में, 4 है, तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ प्रेजेंट होंगे, एक इसमें प्रेजेंट होगा और एक इसमें प्रेजेंट होगा, है ना। बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग होता है, पर अगर नॉन बॉन्डिंग में भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो उसको भी आप बॉन्डिंग के ही मान के चलते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 2 पाई बॉन्ड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पर ये सिस्टम देखो कैसा है, इसके नॉन बॉन्डिंग में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना। इस वजह से मैंने स्टेटमेंट क्या लिखवाई थी, पहली स्टेटमेंट, इट इज अ डायरैडिकल, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 1 रैडिकल, तो इसमें 2 रैडिकल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। और आपको पता है रैडिकल क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं ना, चाहे कार्बोकेटायन हो, कार्बन आयंस हो, रेडिकल्स हो, ये सारे इंटरमीडिएट्स हैं और ये अनस्टेबल है, ठीक है। अगर ये मतलब क्या होता है, थोड़े से भी अगर स्टेबल हो तो आप इसको आइसोलेट कर सकते हो, अदरवाइज इनकी आइसोलेशन पॉसिबल नहीं है। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है कि उसको आप टेन कर लिया है ना, कि उसका स्ट्रक्चर देखा कैसा होता है। आइसोलेशन पॉसिबल नहीं है कि आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में से उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वो अनस्टेबल है, जैसे ही बनते हैं वैसे ही डिकम्पोज हो जाते हैं, तो दे आर अनस्टेबल। तो ये रेडिकल्स की वजह से सिस्टम कैसा होता है, अनस्टेबल, हमने ये लिखा ना, और उसकी आइसोलेशन पॉसिबल नहीं होती। दूसरा हमने क्या लिखा, अच्छा ये डायरेडिकल की तरह कैसे बिहेव करता है, ये पाई बॉन्ड है ना, इसका पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक करता रहता है, डायरेडिकल बन जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये अनस्टेबल है एंड इट पॉलीमराइजेस विद अदर डायरेडिकल्स टू फॉर्म अ पॉलीमर। तो ऐसा सा एक और हमारे पास साइक्लोब्यूटाडाइन सिस्टम होगा कि उसका डायरेडिकल अभी क्या करेंगे, आपस में पॉलीमराइज कर देंगे ताकि सिस्टम एंटी एरोमेटिक रहे ही ना, ठीक है ना। कॉन्जुगेशन को ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये
इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो हमारे पास कैसा सिस्टम हो गया, दिस वे। अब ये एंटी एरोमेटिक तो नहीं रहा ना, एंटी एरोमेटिक के लिए क्या होता है, कॉन्जुगेशन होना जरूरी है। अब यहाँ पे कॉन्जुगेशन तो हो नहीं रही है ना, डबल सिंगल डबल सिस्टम नहीं है ना यहाँ पे। तो ये जो हमारे पास साइक्लोब्यूटाडाइन है अनस्टेबल है, इसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते, डाई रेडिकल है, इस वजह से पॉलीमराइज कर जाता है, पॉलीमराइज करके हमारे पास एंटी एरोमेटिक सिस्टम नहीं रहता। ठीक है, क्लियर है इतना सबको? कहाँ से यहाँ तक समझ आके सारा कुछ बता दूँ बॉन्डिंग इसमें क्यों बनी है और ये क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, जो हमने तरीका है ना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ड्रॉ करने का तरीका क्या है, इसको हम फ्रॉस्ट डायग्राम्स बोलते हैं। आपने सर्कल ड्रॉ करना है, जो भी आपकी रिंग है उसको इस तरह से एडजस्ट करना है सर्कल के अंदर कि उसका सिर्फ एक कार्बन नीचे आए, सिर्फ एक कार्बन नीचे होना चाहिए, दो कार्बन नहीं होने चाहिए। तो बेंजीन रिंग को तो मैं सीधी ऐसे रख दूंगी यहाँ पे, तो उसका ऑटोमेटिकली एक कार्बन नीचे आएगा। पर साइक्लोब्यूटाडाइन के केस में अगर मैं रखती हूँ इस तरह से, तो दो कार्बन नीचे आ रहे हैं ना, तो ये गलत है। आपको क्या करना है, उसको रोम्बस की तरह ड्रॉ करना है, ताकि सिर्फ एक ही आपके पास कार्बन बॉटम पे है। जहां आपकी कार्बन है, जो आपका कॉर्नर है, वो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इस तरह से आएंगे और उसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वैसे हो जाएंगे। सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करो, सेंटर से नीचे बॉन्डिंग बनता है, सेंटर से ऊपर नॉन बॉन्डिंग बनता है, सॉरी एंटी बॉन्डिंग बनता है। तो इसमें सेंटर पे कुछ भी नहीं आ रहा है ना, बस बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग है। उसमें अगर मैं सेंटर से लाइन ड्रॉ कर रही हूँ तो वहां पे हमारे पास बॉन्डिंग है और ऊपर एंटी बॉन्डिंग, पर सेंटर के ऊपर वो ना तो बॉन्डिंग ना एंटी बॉन्डिंग, दैट इज नॉन बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसके नॉन बॉन्डिंग में यहाँ पे दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे। ठीक है, सुप्रीत यहाँ देखो, तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, दो रेडिकल्स। ऐसे ही ये आपकी एक पहली रिंग थी, ये हमारी दूसरी रिंग है। ये पहली रिंग के दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हमने यहाँ ड्रॉ किए हुए हैं, और ये दूसरी रिंग के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो यहाँ ड्रॉ किए हुए हैं। इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा और इसका इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो ये आपकी फर्स्ट रिंग और सेकेंड रिंग के बीच में यहाँ पे ये वाले बॉन्ड्स बन गए। अब सिस्टम हमारा कॉन्जुगेटेड नहीं रहा है ना, कॉन्जुगेशन तो होती है डबल सिंगल डबल, ये नहीं रहा, तो ये एंटी एरोमेटिक सिस्टम भी नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत स्टेबल हो जाएगा पहले के कंपैरिजन में। देखो एक और चीज सुनो, तभी इसकी आइसोलेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आइसोलेशन मतलब हम चाहते हैं कि हमें ये सेपरेट मिल जाए पूरा, पर ये सेपरेट हम नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ये बनेगा ये दूसरे, इसका फर्स्ट मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ पॉलीमराइज करके ये स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, और फिर इतनी देर में आप उसको आइसोलेट नहीं कर पाओगे। जैसे ये बनेगा इसके दो मॉलिक्यूल्स फटाफट से क्या करेंगे, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस करके हम इसको आइसोलेट नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? लिखो इसको, ड्रॉ कर लो ये सारा। अभी क्लियर हो गया ना? रब कर दूं, ड्रॉ कर लिया सबने? Write down next. Due to back pi bonding, due to back pi bonding, the electron density over cyclobutadiene system, due to back pi bonding, electron density over cyclobutadiene system increases and the system becomes aromatic. Full stop. Hence its isolation becomes easier.
देखो अगर तो अकेला साइक्लोब्यूटाडाइन प्रेजेंट था तो वो सिंपली क्या करता है, पॉलीमराइज कर जाता था और हम इसको आइसोलेट नहीं कर सकते। बट अगर हम क्या करें, साइक्लोब्यूटाडाइन के साथ मेटल अटैच कर दे, ठीक है, मेटल ऐसा जिसके साथ जो हमारे पास लिगेंड्स हैं वो कैसे स्पेक्टेटर लिगेंड्स कैसे हो जो बैक पाई बॉन्डिंग को फेवर कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है। पाई बॉन्ड का क्या काम था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करना। जैसे हमारे पास डबल बॉन्ड था ना, इसको आप ऐसे इमेजिन करो, ये एक डबल बॉन्ड है, ये दूसरा डबल बॉन्ड है। जैसे डबल बॉन्ड में हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको देगा। अब इस केस में हमारे पास क्या होगा, वापस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें आएगी, पाई स्टार में आएगी, तो उससे हमारे पास क्या होगा, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। बैक पाई बॉन्डिंग से यही हो रहा है ना, लिगेंड के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। तो उससे क्या होगा, पहले आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी थी, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे। अब अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो वो किसकी तरफ शिफ्ट करेगी, 4 से 5 टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना। ये हमारे पास सिस्टम कैसा होता है, एंटी एरोमेटिक, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कैसे होते हैं, एरोमेटिक। तो बैक पाई बॉन्डिंग का मतलब जब मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिगेंड की तरफ जा रही है तो उससे हमारे पास क्या होगा, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस लिगेंड के ऊपर इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत एरोमेटिसिटी की तरफ शिफ्ट होता है, थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है, तो हम उसकी आइसोलेशन कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ये ड्रॉ। पर उसके लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट ये है कि आयरन के साथ जो हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट हो जो बैक पाई बॉन्डिंग को फेवर कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। ये देखो पहले 4 पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले 4 थी, ठीक है। मेटल से जब आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिगेंड में आ रही है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, पहले 4 थी अब बढ़ेगी 6 की तरफ शिफ्ट होगी। तो हमारा जो सिस्टम है 4 वाला एंटी एरोमेटिक होता है, 6 वाला एरोमेटिक होता है। तो जब वो शिफ्ट कर रहा है फ्रॉम 4 टू 6 मतलब वो एंटी एरोमेटिक से थोड़ा बहुत एरोमेटिक सिस्टम की तरफ जा रहा है, कंप्लीट एरोमेटिक अभी भी नहीं बनेगा, ठीक है। इसलिए मैंने वो एरो ही लगाया कि 4 से 6 की तरफ शिफ्ट हो रहा है, थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा तो आप उसकी आइसोलेशन इजीली कर सकते हो, ठीक है। कर लिया ड्रॉ सबने। देखो अब जैसे हमने एल्कीन्स के अंदर किया था ना बैक पाई बॉन्डिंग, वैसे ही हमारे पास हाइड्रोजन के साथ भी हो सकता है। हाइड्रोजन हमारे पास H2 सिस्टम है, इसके पास ना तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है ना ही पाई इलेक्ट्रॉन्स है, बस इसके पास कौन से इलेक्ट्रॉन्स है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल को कहां से देगा, सिग्मा के इलेक्ट्रॉन्स में, है ना। और फिर इसके पास अगर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तो इसके पास एंटी बॉन्डिंग कौन सा होगा, सिग्मा स्टार। तो मेटल क्या करेगा, इसके सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा। अगर बैक पाई बॉन्डिंग ज्यादा होगी, एल्कीन में क्या होता था, अगर बैक पाई बॉन्डिंग ज्यादा तो उसका पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाता था, है ना। तो ऐसे ही हमारे पास क्या होगा, अगर इसके सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा जाएगी तो इसका सिग्मा बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। वहां हमारे पास सिस्टम कैसा था, यहाँ डबल बॉन्ड है, लिगेंड के साथ मेटल अटैच्ड है, एक्सेस में है, तो ये पाई बॉन्ड को आप ब्रेक कर देते थे, इसका भी कार्बन के साथ बॉन्ड बना देते थे, इसका भी कार्बन के साथ बॉन्ड, यही होता था वहां पे। अब यहाँ हमारे पास पाई बॉन्ड तो नहीं है, अगर इसका सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो गया तो इसके बाद रिजल्ट, इसमें पाई बॉन्ड जब ब्रेक करता था तो ये वाला एटम भी मेटल के साथ अटैच, ये वाला मेटल भी मेटल के साथ अटैच। तो इस केस में जब आपका बॉन्ड ब्रेक करेगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन का बॉन्ड मेटल के साथ, ये वाला बॉन्ड भी मेटल के साथ बन जाएगा और ये बॉन्ड भी मेटल के साथ बन जाएगा। या आप इस सिस्टम को ये बोल सकते हो कि इस केस में हमारा मेटल इंसर्ट हो जाएगा किसके बीच में, हाइड्रोजन के बीच में, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में, ठीक है। तो उससे रिजल्ट क्या होगा,
ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाएगी ना मेटल की। जो सिग्मा के इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हो ये आपका फॉर्मल चार्ज 0 था हाइड्रोजन पे, यहाँ फॉर्मल चार्ज -1, यहाँ पे भी -1। यहाँ मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाएगी, यहाँ मेटल किसमें प्रेजेंट था 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, इसको हम बोलेंगे डाइहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ डाइहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स। लिखो, in which of the following system dihydrogen complex dihydrogen complex formation is not possible. डाइहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स कब बनेगा? जब सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन्स कब जाएंगे? जब बैक पाई बॉन्डिंग कम होगी या ज्यादा होगी? ज्यादा होनी चाहिए। तो दैट मींस डाइहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स वही बनेगा जहां बैक पाई बॉन्डिंग ज्यादा होगी। अगर हमसे पूछा जाए कि किसमें नहीं हो सकता डाइहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, मतलब डाइहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स नहीं बनना चाहिए, है ना, वो कहाँ नहीं बन पाएगा? जहां बैक पाई बॉन्डिंग कम होगी। तो आपको देखना है कि कहाँ बैक पाई बॉन्डिंग कम हो रही है। ठीक है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है बैक पाई बॉन्डिंग? चार्ज। अगर प्लस चार्ज होगा तो बैक पाई बॉन्डिंग ज्यादा या कम? कम। तो देख लो कि हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट किसी में प्लस में तो नहीं आ रही। ठीक है, दूसरा स्पेक्टेटर लिगेंड्स, अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे तब भी बैक पाई बॉन्डिंग क्या हो जाएगी? कम। स्पेक्टेटर लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे तो वो मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करते हैं। ठीक है, और अगर हमारे पास बैक पाई बॉन्डिंग कम है तो सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा सकते, तो डाइहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल। ये करना है आपको बस, है ना। देखो अब क्या आएगा आंसर। हाँ बिल्कुल, सेकंड क्यों आएगा? फ्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पर उससे ज्यादा यहाँ पे बोरॉन प्रेजेंट है। बोरॉन के पास क्या होता है? बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इसकी ऑक्टेटिव पूरी नहीं होती, है ना, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं देने को। तो यहाँ तो बैक पाई बॉन्डिंग बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। कम क्या, यहाँ पे तो हमारे पास बैक पाई बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज बोरॉन के पास लोन पेयर नहीं होता कि वो उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे सके, है ना।
तो ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगर इसके बाद आपसे ऑर्डर पूछा जाए तो डाइहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन सबसे कम टेंडेंसी किसमें हो जाएगी? सी में, है ना? ये आपका नहीं, सी में नहीं, सेकंड में, है ना? उसके बाद सेकंड में सबसे कम टेंडेंसी टू फॉर्म डाइहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स। उसके बाद आप कहाँ जाओगे? चार्ज फैक्टर पे जाओगे। सबसे पहले प्रायोरिटी चार्ज को देते हैं ना। यहाँ पे क्रोमियम किसमें प्रेजेंट है? 0। यहाँ आयरन किसमें प्रेजेंट है? बताओ। +2, है ना? +2 में कैसे? ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल। यहाँ पे चार्ज -1, यहाँ चार्ज -1, तो आयरन किसमें प्रेजेंट है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहाँ ऑस्मियम किसमें प्रेजेंट है? 0। तो जहां चार्ज प्लस है वहां बैक पाई बॉन्डिंग सबसे कम हो जाएगी। बैक पाई बॉन्डिंग कम तो डाइहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स इज फॉर्मेशन इज लेस। बी में तो सबसे कम थी क्योंकि बोरॉन था, उसके पास तो इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है देने को, तो वो बैक पाई बॉन्डिंग कर ही नहीं सकता। पर सी में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी बैक पाई बॉन्डिंग, और सबसे कम सी में होगी। इसमें तो हो ही नहीं रही है और इसमें सबसे कम हो रही है। ठीक है, अगला फैक्टर क्या चेक करोगे? ए और 4 को कैसे कंपेयर करोगे? फर्स्ट और फोर्थ को स्पेक्टेटर लिगेंड्स, है ना? यहाँ कैसे है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, यहाँ कैसे है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के केस में बैक पाई बॉन्डिंग कम, है ना? बैक पाई बॉन्डिंग कम तो डाइहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स नहीं बन सकता। सबसे अच्छा डाइहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स किस केस में बनेगा? फोर्थ में। तो दिस इज द टेंडेंसी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट लिखो कैरेक्टराइजेशन ऑफ organometallic compounds. Characterization of organometallic compounds. Number 1, IR spectroscopy. IR spectroscopy. तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था ना स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का, क्या होता है? 1/2π√k/μ. तो दिस इंडिकेट्स दैट फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू √ऑफ फोर्स कांस्टेंट, है ना? k हमारे पास क्या होता है? दैट इज द फोर्स कांस्टेंट। अगर इसकी वैल्यू क्या होती है? k की वैल्यू ट्रिपल बॉन्ड के लिए सबसे ज्यादा, फिर डबल के लिए और फिर सिंगल के लिए। इसका मतलब जहां k की वैल्यू ज्यादा वहां स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा, जहां बॉन्ड स्ट्रॉन्ग वहां स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर भी क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड की सबसे ज्यादा, फिर डबल, फिर सिंगल। इसका मतलब जैसे जैसे हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी क्या हो रही है? इंक्रीज। ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू डबल, एंड double is more strong as compared to single. More is the bond strong, more is the stretching frequency. ठीक है?
देखो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बोनिल, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बोनिल, नहीं नहीं अगला मतलब इसका सब हेडिंग है, ठीक है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बोनिल। देखो हमने ना केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है और उसमें हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करेंगे कार्बोनिल का। तो अभी के लिए मैं आपको ऐसे बता देती हूँ कि जो जब हम कार्बोनिल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे तो उसके केस में जो हमारी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी दैट विल बी नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब ये जो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसकी होमो होगी, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से देगा, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। यही होता है ना, कार्बोनिल कहाँ से इलेक्ट्रॉन्स देता है, इसका डोनर एटम कौन सा होता है, कार्बन। कार्बन के पास क्या होता है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ से दे रहे ना इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका होमो क्या होना चाहिए, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ही होने चाहिए। जब हम इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि इसका जो हमारे पास हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है दैट इज अ नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, नॉन बॉन्डिंग। तो इसमें क्या होगा, एक्चुअली क्या होता है, इसमें ना स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है। मतलब नॉन बॉन्डिंग में ना तो बॉन्डिंग का कैरेक्टर होता है वैसे यूजुअली, ना ही उसमें एंटी बॉन्डिंग का कोई कैरेक्टर होता है। पर जो कार्बोनिल के नॉन बॉन्डिंग है दैट मींस आप ऐसे कर लो, जैसे हमारे पास सेंटर में इफ यू हैव कार्बन एंड ऑक्सीजन, एक उसकी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होगी, दूसरे उसके क्या होंगे, एंटी बॉन्डिंग। अब जो इसका नॉन बॉन्डिंग होता है, नॉन बॉन्डिंग एग्जैक्टली यहाँ प्रेजेंट होता है ना सेंटर में, इसका नॉन बॉन्डिंग आप ऐसे कर लो कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है। रीजन क्या है, क्यों प्रेजेंट होता है, किस वजह से ये सब होता है, वो हम केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अभी के लिए आप ऐसे करो कि हमारे पास इसका जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्लाइटली अबव नॉन बॉन्डिंग, सो दे हैव अ लिटिल बिट ऑफ एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर इन देयर। क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ कि उसमें थोड़ा सा एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर होता है, ठीक है। अगर मैंने वो बोला, आपको पहले क्या बताया था मैंने, एंटी बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाती है तो उससे बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाता है ना। अगर उसमें एंटर करती है, अगर हम लेट्स सपोज ये था हमारे पास नॉन बॉन्डिंग व्हिच हैज स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग, अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर रहे हो तो इसका मतलब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर रहे हो तो उससे बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, कम। पर अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहे हैं तो क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो दैट मींस कार्बोनिल के जो हमारे पास हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं होमो, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उससे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी, इट इज हैविंग अ स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर, है ना, तो उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी तो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या करना चाहिए, इंक्रीज, है ना। कार्बन और ऑक्सीजन का ये जो आपके पास नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल था वो जब मेटल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है तो हमारे पास क्या होता है, ये जो है इसका स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर है, और इसमें से अगर आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर निकाल रहे हो तो उससे हमारे पास क्या असर होगा, बॉन्ड ऑर्डर जो था कार्बन और ऑक्सीजन का वो इंक्रीज कर जाता है। क्लियर हुआ इतना, यहाँ तक क्लियर हुआ। अभी मैंने बैक पाई बॉन्डिंग नहीं की ना, बैक पाई बॉन्डिंग अभी हमने नहीं की, हमने सिर्फ इतना बोला, एक हमारे पास कंपेयर अगर हम करें, एक हमारे पास फ्री कार्बोनिल है इस तरह से, ठीक है, जिसमें हमारे पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है कार्बोनिल पे। इसको अगर मैं ऐसे मेटल के साथ अटैच कर दूं जिसके साथ कि सिर्फ मेटल को इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, इससे बैक पाई बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर इसके कंपैरिजन में यहाँ क्या होगा, ज्यादा। क्यों, क्योंकि इसके नॉन बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल की तरफ शिफ्ट कर रही है और उसका नॉन बॉन्डिंग का कैरेक्टर जो है उसमें थोड़ा सा एंटी बॉन्डिंग भी प्रेजेंट है। तो एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे तो उसका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा, है ना। तो कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जो मेटल के साथ अटैच्ड है वही ना, कार्बन और ऑक्सीजन का कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जो मेटल के साथ अटैच्ड है। तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी किसकी ज्यादा हो जाएगी, इस वाले केस की ज्यादा हो जाएगी, यस और नो, राइट। तो हमारे पास सबसे ज्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आएगी इस केस में, फिर इस केस में, ठीक है। अब थर्ड केस पहले एक बार देख लो ध्यान से, थर्ड केस हमारे पास क्या बनेगा, जब हम ऐसा मेटल ले रहे हैं जो बैक पाई बॉन्डिंग भी कर रहे हैं,
ठीक है, पहले हमने ऐसा मेटल लिया जिसके साथ कोई बैक पाई बॉन्डिंग नहीं हो रही है, अब हम मेटल ले रहे हैं जो कैसा है, बैक पाई बॉन्डिंग भी करे। तो उससे क्या होगा, जैसे होमो तो ये था, फिर अब जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी तो यहाँ तो आ नहीं सकती है, तो होमो है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ आती है इसकी, प्योर एंटी बॉन्डिंग में। दिस वाज हैविंग अ स्लाइट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर, ये आपके पास क्या है, प्योर एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ आएगी तो उससे बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो तीसरा केस हमारे पास ये हो गया जिसमें मेटल कार्बोनिल के साथ अटैच था, इसने इसको इलेक्ट्रॉन्स दिए, है ना, और फिर बैक इससे एक्सेप्ट किए पाई स्टार में, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। देखो इट इज अ पुअर सिग्मा डोनर, दैट मींस सिग्मा से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर कम शिफ्ट हो रही है, तो दैट मींस हमारे पास वो एक्सेप्ट ज्यादा कर रहा है। जब एक्सेप्ट ज्यादा कर रहा है तो ओवरऑल हम यही बोलेंगे ना कि ओवरऑल तो वो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट ही कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हमारे पास ओवरऑल बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज ही होगा। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा तो इसमें स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी क्या कर जाएगी, डिक्रीज। तो कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी अगर हम कंपेयर करते हैं तो सबसे ज्यादा किसमें हो जाएगी, फर्स्ट केस में, जिसमें वो ऐसे मेटल के साथ अटैच्ड है जहां कोई बैक पाई बॉन्डिंग नहीं हो रही है, दूसरा जो वो अपनी फ्री स्टेट पे है, और तीसरा हमारे पास जिसमें बैक पाई बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है ना, अब जैसे मान लो आपको ये दिया हुआ है, अभी तो मेटल्स के साथ करवाया मैंने, अगर मैं आपको सिंपल पूछूं कि एक कार्बोनिल है और दूसरा कार्बोनिल प्लस है, इन दोनों में से किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, दोनों फ्री है, ठीक है, किसी में भी मेटल के साथ कुछ भी अटैच नहीं है, ये भी फ्री है ये भी फ्री है, पर फर्क क्या है, इस पे 0 है और इसके ऊपर +1 चार्ज है। कार्बोनिल का क्यों आएगा, हाँ बैक पाई बॉन्डिंग तो किसी पे भी नहीं हो रही है ना, हाँ चार्ज वाले में किसको अट्रैक्ट करेगा, जब वो मेटल के साथ अटैच ही नहीं है तो वो किसको अट्रैक्ट करेगा, है ना, किसको अट्रैक्ट करेगा। ये देखो, अगर मैं आपको मेटल वाला पक्का समझ आ गया सबको, जो आपके पास मान लो जो हमारे पास यहाँ पे ये कार्बोनिल है, ठीक है, इसको अगर हम इसके साथ कंपेयर करते तो इसमें ज्यादा क्यों है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, रीजन क्या है इसका, हाँ क्योंकि इसमें कार्बोनिल उसको दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स, कहाँ से दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग से, जिसमें क्या है स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर, एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर से अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चली जाएगी दूर तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो जाएगा। इसकी एंटी बॉन्डिंग कौन सी थी, नॉन बॉन्डिंग, विच वाज इट्स होमो। तो जब भी कार्बोनिल से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं, जब भी कार्बोनिल से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे, कहाँ से रिमूव होंगे, उसकी होमो से जो कि नॉन बॉन्डिंग है, जिसके पास स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर है। यहाँ मेटल अटैच नहीं है, पर +1 चार्ज का मतलब क्या है कि आपने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है ना, तो अगर आप इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो तो अगेन कहाँ से रिमूव करोगे, नॉन बॉन्डिंग से, विच हैज स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर। एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी, तो कार्बोनिल प्लस की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू न्यूट्रल कार्बोनिल। क्लियर हुआ सबको, एवरीवन, देखो इसको, ये तीन केस कंपेयर कर लो, ठीक है, और फिर ये वाला, ऑनलाइन सबको समझ आ गया, शुभम क्लियर हुआ आपको, यस मैम।
कर दिया, समझ आया? स्प्लिट थोड़ा सा आया, ज्यादा नहीं आया। दोबारा पढ़ना आज, ठीक है? मैं बता रही हूँ। कर लिया ड्रॉ सबने? दिखना हुआ? अब कर दूं मैं? चलो, बस एक और लास्ट केस है, फिर बाकी का हम करेंगे ट्यूसडे, ठीक है? देखो, ये हमने पहले तो 3 केस कंपेयर किए थे ना। यहाँ पे फर्स्ट केस कौन सा था, जिसमें कार्बोनिल के साथ सिग्मा बॉन्ड भी बन रहा है, पाई बॉन्ड भी बन रहा है, एक जिसमें फ्री कार्बोनिल था और एक जिसमें वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के साथ अटैच था। तो दिस इज योर 1, 2 एंड 3। सबसे ज्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 3 में, देन 2 में, देन 1 में सबसे कम, ठीक है? इसमें सब में वो मेटल के साथ अटैच था। अब हम 3 केस को कंपेयर कर रहे हैं जिसमें हमारे पास ये कार्बोनिल है, मेटल के साथ अटैच्ड नहीं है, बट हर एक अलग स्टेट में है, ठीक है? ये हमारे पास कैसा हो गया, न्यूट्रल कार्बोनिल, ठीक है? ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बोनिल का मतलब क्या है कि आपके पास कार्बोनिल में से आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है। ये इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव किया, होमो से, विच इज नॉन बॉन्डिंग। अब ये हमारे पास स्टार हम कब लगाते हैं, जब हम किसी चीज को एक्साइट करते हैं, है ना? तभी जब कोई चीज उसकी एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट होता है। एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है कि आपने जो न्यूट्रल कार्बोनिल था उसको रेडिएशंस प्रोवाइड की, ठीक है? उससे क्या होगा, वो उस अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। न्यूट्रल कार्बोनिल का मतलब क्या था, अब उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कुछ इस तरह से था, है ना? ये था, इसके होमो क्या थे हमारे पास, नॉन बॉन्डिंग विच इज स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग, है ना? और इसका लोएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या था, दैट वाज प्योर एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर। अगर मैं न्यूट्रल कार्बोनिल को एक्साइटेशन देती हूँ तो उससे क्या होता है, एक्साइटेशन से क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन, है ना, फ्रॉम होमो टू लुमो। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज योर न्यूट्रल कार्बोनिल। अगर इसको आप एक्साइटेशन दोगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कहाँ चला जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में, विच इज प्योर एंटी बॉन्डिंग। तो इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हम कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं कि इसमें अब हमारे पास यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, प्योर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग में आ जाएंगे, प्योर एंटी बॉन्डिंग में, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिक्रीज, है ना? तो फिर इसका मतलब इसका हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम हो जाएगा, है ना? सबसे ज्यादा जब एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, सबसे कम जब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स एंटर करेंगे, ठीक है ना? तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर कार्बोनिल प्लस का ज्यादा, देन कार्बोनिल, देन एक्साइटेड कार्बोनिल, ठीक है? इसका मतलब स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा, कार्बोनिल प्लस, और सबसे कम CO स्टार। तो ये जो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यूज हैं ये आपको याद होनी चाहिए। इसमें 2180 सेंटीमीटर इनवर्स होती है, इसकी 2140 सेंटीमीटर इनवर्स और इसकी 1850 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है? ऑनलाइन स्टूडेंट सबको समझ आ गया, डाउट है यहाँ पे? ये स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बताया था ना मैंने आपको, सबसे ज्यादा किसकी होगी, कार्बोनिल प्लस की। मैम हाँ जी,
मैम ये एक बार दोबारा समझा दो। आपको मेटल वाला क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। आपकी यस में मैंने ना दम नहीं लगा था पहले। क्लियर हो गया? पक्का? देखो इसमें हमारे पास क्या है, बस एक कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना है, अगर कार्बोनिल से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो उसका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, क्योंकि वो कहां से जा रहे हैं, उसकी स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग से जा रहे हैं। और अगर कार्बोनिल के पास इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कम। कार्बोनिल से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा, कार्बोनिल के पास इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा। कार्बोनिल प्लस का मतलब इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है। कहां से रिमूव किया? उसकी एंटी बॉन्डिंग, स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग होमो से, तो उसकी वजह से बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा इस केस में हमारे पास, यहाँ इस केस में बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो उससे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज। कार्बोनिल प्लस का मतलब क्या है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए हैं नॉन बॉन्डिंग से। नॉन बॉन्डिंग इज स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग, जिसकी वजह से बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो जाएगा। कार्बोनिल ये तो न्यूट्रल है, इसमें से ना तो इलेक्ट्रॉन्स गए ना इलेक्ट्रॉन्स आए। कार्बोनिल स्टार का मतलब क्या है कि वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट है। एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है, जब आप इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन करवाते हो, तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेंगे मतलब वो जंप कर गया, यहाँ से इधर चला गया इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो उसका मतलब वो कहाँ चला गया, प्योर एंटी बॉन्डिंग में। और प्योर मतलब जब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाता है। इस केस में बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज हो जाएगी। सबसे कम किसकी हो जाएगी, कार्बोनिल स्टार। ठीक है, परम समझ आया आपको? यस मैम। थैंक यू मैम। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मैंने आपको ये बताना था कि हमारी जो इनऑर्गेनिक की नेक्स्ट क्लास होगी वो ट्यूसडे को होगी, तो मतलब कल और परसों आपकी क्लासेस नहीं होंगी, ठीक है। बट उसके बदले आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स में अपलोड करूंगी ऐप पे, ठीक है। मैं आज ही अपलोड कर दूंगी। तो आपने क्या करना है कि कल और परसों वो लेक्चर्स देखने हैं। 2 to 3 लेक्चर्स में अपलोड कर दूंगी, ठीक है। जितने लेक्चर्स अपलोड होंगे वो मंडे को डिस्कस होंगे, पर उसके नोट्स आपने बना के रखने हैं, ठीक है। जो लेक्चर मैं अपलोड करूंगी उसको ऐसे ही देखना है जैसे आप अभी ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हो, बिल्कुल वैसे। तो साथ साथ में उसके नोट्स बनाने हैं ताकि मंडे को हम आपके डाउट्स डिस्कस कर सके, और कहीं पे प्रॉब्लम आएगी वो भी डिस्कस होंगे, और मैं सारा आपको रिवाइज भी करवा दूंगी, ठीक है। फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। क्लियर है ना सबको? और जिन स्टूडेंट्स ने क्लासेस नहीं लगाई हुई है बीच में, वो प्लीज अपने पेंडिंग लेक्चर्स कंप्लीट कर लेना, ठीक है। मैम असाइनमेंट भेज देना। असाइनमेंट तो ऐप पे है अपलोडेड। असाइनमेंट 1 ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की 1 है अपलोडेड, 1 और 2 शायद दोनों अपलोडेड है। 102 क्वेश्चंस हैं उसमें, एक बार चेक करना आप ऐप पे, ठीक है। शुभम, ठीक है, ओके मैम। ओके।